दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं होर्ड्स की कहानियाँ। कल्पना कीजिए आप ऑफिस में टेबल पर रखी फाइलों और कागजों में डूबे हैं और सामने की फाइल हटाते ही मेज पर लगे शीशे से अचानक कोई चेहरा झांकने लगे तो, या फिर रसोई की ग्रेनाइट स्लैब पर अचानक ही कोई चेहरा उभर कर आपकी श्रीमती को घूरने लगे तो। जाहिर है, पहली बार आप और आपकी पत्नी बेशक परेशान न हो। ये भी संभव है आप इसे आंखों का भ्रम समझकर आया गया कर दें। पर अगर कोई कहे कि ये तो किसी की आत्मा है या हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसी ही एक घटना स्पेन के श्रीमती मारिया परेरा के साथ 1971 में उनकी रसोई में घटी थी। उस चेहरे को देखकर श्रीमती परेरा थोड़ी अचंभित तो हुई, पर आंख का भ्रम समझकर फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने नज़र घुमाई तो भी वो चेहरा जस का तस वहाँ बना हुआ था। इस पर श्रीमती परेरा ने सोचा, शायद स्लैब पर जमी हुई गर्द पर पड़े निशान से वहाँ चेहरे जैसा कुछ बन गया होगा। लिहाजा उन्होंने उसे झाड़ा पोछा और रगड़कर मिटाना चाहा, लेकिन चेहरा अपनी जगह अमिट रहा। वह एक महिला का चेहरा था और उस पत्थर में एकदम साफ दिख रहा था। अब तो श्रीमती परेरा परेशान हो गई। लोगों की सलाह पर उन्होंने वहाँ सीमेंट का नया प्लास्टर तक करवा डाला, पर वो चेहरा उस प्लास्टर में से भी झांकने लगा। बल्कि अब तो रसोई में दीवारों और फर्श से भी चेहरे झांकने लगे। खास बात यह थी कि कभी ये चेहरे गायब हो जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दिखने लगते। अब उनकी भाव भंगिमाएं भी बदली हुई होने लगी। अब तो श्रीमती परेरा की रसोई के चेहरों की खबर दर दर फैल गई। शहर भर के लोग भी उनकी रसोई में झांकते चेहरों की एक झलक पाने के लिए कतार बांधे खड़े रहने लगे। उधर श्रीमती परेरा को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने हर ऐसे मेहमान से फीस वसूलनी शुरू कर दी। जब यह खबर नगर अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने हस्तक्षेप करके देखने दिखाने का यह सिलसिला बंद करवाया। संयोगवश उन्हीं दिनों जर्मनी की फ्री वर्ग यूनिवर्सिटी के नामी पैरामैनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैंस बेंडर उस शहर में आए हुए थे। श्रीमती परेरा की किचन मिस्ट्री का किस्सा उन तक भी पहुंच चुका था। अतः उन्होंने स्पेन के ही एक पैरामैनोवैज्ञानिक डॉक्टर जर्मन डे आर्गुमोसा के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। बेंडर और आर्गुमोसा की टीम ने वहां पर किसी आत्मा के होने की प्रबल संभावना जताई। इसी बीच श्रीमती परेरा ने दूसरी नई रसोई बनवा ली थी, पर कुछ दिनों बाद यह अजूबा वहां भी होने लगा। डॉक्टर आर्गुमोसा ने स्वयं 9 अप्रैल 1974 को एक ऐसे चेहरे को न सिर्फ देखा, बल्कि उसकी तस्वीर भी खींची, आंखों देखी। और दस्तावेजी सबूतों के चलते इस घटना को दृष्टिभ्रम तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों होता था, इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका है। लेकिन श्रीमती परेरा की उस रसोई का फर्श खोदने पर वहां दफन कुछ पुरानी हड्डियां जरूर मिली। यह भी सुनने में आया था कि जिस जमीन पर वो घर बना था, कभी वहां एक कब्रगाह था। 1860 और 1870 के दशकों की बात है। अमेरिका में मजदूर आंदोलन अपने चरम पर था। यह आंदोलन पेंसिल्वानिया की कोयला खदानों की दयनीय और भयावह कार्यस्थितियों को लेकर शुरू किया गया था। इस संघर्ष को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए कामगारों ने मॉली भाग्वायर्स नाम का एक गुप्त संगठन स्थापित किया, पर स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ी कि आंदोलन दंगों में बदल गया। कामगारों और यूनियन नेताओं की धरपकड़ शुरू हुई और लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हड़ताल से निपटने के लिए मालिकों ने एक गुप्तचर संस्था पिंकरटन डिटेक्टिव एजेंसी की मदद ली, जिसके एजेंटों ने मॉली भाग्वायर्स में अपनी घुसपैठ बना ली। मजदूरों को भड़काने वालों के विरुद्ध प्रमाण इकट्ठे किए गए और मुकदमे चलाए गए, और नतीजा करीब दर्जन भर लोगों को मौत की सज़ा सुना दी गई। 1877 में येलो जैक नाम से मशहूर डोनावा को लहाई कोल एवं नेविगेशन कंपनी के फोरमैन की हत्या के आरोप में मुख्य दोषी पाया गया और फांसी दे दी गई। उनके अन्य 3 साथियों को भी विभिन्न हत्याओं के आरोपों में फांसी की सज़ा सुना दी गई। इनमें से 2 तो चुपचाप फांसी पर चढ़ गए, लेकिन कोठरी नंबर 17 में बंद उनका तीसरा साथी अलेक्जेंडर कैंपबेल अंत तक यही चिल्लाता रहा कि वह बेकसूर है। जब उसे कोठरी से खींचकर फांसी के तख्ते पर ले जाने लगे तो उसने फर्श की मिट्टी से कोठरी की दीवार पर अपने हाथ की छाप बना दी और चिल्ला चिल्ला कर कहा, मेरा यह हाथ मेरी बेगुनाही के सबूत के तौर पर सदा सदा के लिए यहाँ बना रहेगा। फांसी के तख्ते पर पहुँचने तक वो बार बार यही कहता रहा और फांसी पर लटकाए जाने के लगभग 15 मिनट बाद ही उसके प्राण निकले। कैंपबेल तो मर गया, पर अपने हाथ की छाप वहां छोड़ गया।
कैंपेबल का यह हाथ अमेरिका में अन्याय का एक ज्वलंत सबूत बन गया। कई लोगों ने इसे तरह तरह से मिटाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुए। आखिरी बार इसे मिटाने की कोशिश की गई 1978 में। उस पर पेंट पोता गया, लेकिन नया पेंट भी उस हाथ की छाप को मिटाने में नाकामयाब रहा। उसके बाद यह कोठरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई, पर उसकी दीवार पर कैंपेल का हाथ आज तक बना हुआ है। कभी कभी बड़े शौक से खरीदी हुई चीज़ भी आदमी को माफिक नहीं पड़ती। वह चीज़ खरीदते ही व्यक्ति के लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है, और कभी कभी इतना भारी पड़ता है कि उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। अभिनय क्षेत्र में हॉलीवुड की उभरती नौजवान प्रतिभा जेम्स डीन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जेम्स अपनी किशोर वयस में ही अभिनय में अपनी विलक्षण प्रतिभा और सुनहरे भविष्य के संकेत देने लगा था, लेकिन वो सुनहरा भविष्य आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण बनी उसके प्रिय कार पोर्शे। अभिनय क्षेत्र में जेम्स एक के बाद एक फिल्मों में अपनी श्रेष्ठता के झंडे गाड़ रहा था। हॉलीवुड समेत उनके प्रशंसक भी उसे भविष्य के नंबर 1 अभिनेता के रूप में देखने लगे थे। अपनी कारप्रियता के शौक के चलते उसने एक सेकंड हैंड पोर्शे कार खरीद ली थी। उस कार का पिछला इतिहास क्या था ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन जेम्स के पास आते ही उसका पुर्जा पुर्जा अभिशप्त हो गया। सबसे पहले तो स्वयं जेम्स ही उस कार को चलाते हुए एक दुर्घटना का शिकार हुआ। दुर्घटना इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, पर जेम्स सीट पर बैठा का बैठा ही रह गया। कुछ दिनों तक कार जेम्स के घर पर ही खड़ी रही। फिर उसे एक कार शौकीन जॉर्ज बेरिस ने खरीद लिया, लेकिन उसने कार को खुद इस्तेमाल करने के बजाय उसके पुर्जे पुर्जे अलग अलग करके बेच डालने का फैसला किया। पोर्शे का इंजन एक डॉक्टर ने खरीदा जो खुद एक शौकिया कार रेसर थे। उन्होंने उस इंजन को अपनी कार में फिट करवा लिया, लेकिन एक मुकाबले के दौरान डॉक्टर साहब कार को संभाल नहीं पाए और दुर्घटना में मारे गए। इसी तरह जिस व्यक्ति ने उसकी ड्राइव शाफ्ट खरीदी थी, उसी मुकाबले में वो भी एक दुर्घटना में घायल हो गया। और तो और पोर्शे की बुरी तरह क्षतिग्रस्त बॉडी और चेचिस को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक बड़ी ट्रॉली पर रखकर जगह जगह घुमाया गया। लेकिन विडंबना यह रही कि हर जगह कुछ न कुछ हादसा होता रहा। बहरहाल जेम्स की पोर्शे और उसकी अभिशप्तता का अंत तब हुआ जब कल पुर्जों समेत उस कार के अस्थि पंजर को ट्रेन द्वारा लॉस एंजलिस वापस भेजा जा रहा था। रास्ते में पता नहीं कब कहाँ कैसे वह कार ऐसे गायब हुई कि कोई उसका पता नहीं लगा सका। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।